Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel. I am Zishan Lagari and we are going to discuss about lecture number 10 from biology book, and that lesson will be from chapter number 15. So today our topic of discussion is excretion in hydra, planaria, earthworm and cockroach. यानी आज हम स्टडी करेंगे कि हाइड्रा, प्लेनेरिया, अर्थवर्म और कॉकरोच ये एनिमल्स अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को कैसे एक्सक्रीट करते हैं यानी खारिज करते हैं। सबसे पहले हम हाइड्रा के बारे में स्टडी करेंगे। हाइड्रा इज ए निडेरियन। निडेरियन मीन्स टू से हाइड्रा कंटेन्स स्टिंगिंग सेल्स। और हाइड्रा क्या है? इट इज ए हाइड्रोजोआ यानी कि फ्रेश वाटर एनिमल है। और निडेरियन से मुराद क्या है? इसके पास स्टिंगिंग सेल्स यानी कि डंक मारने वाले सेल्स होते हैं, जिनकी मदद से ये अपने प्रे को, अपने शिकार को कैप्चर करता है। और इसमें क्या है? डज नॉट हैव स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। इसमें कोई खास एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होते। इसको हम एक डायग्राम से देख लेते हैं। यह आपके सामने हाइड्रा है और यहाँ पर इसके टेंटिकल्स हैं, जिन पर क्या होते हैं? स्टिंगिंग सेल्स, जिनसे ये अपने प्रे को कैप्चर करता है। और इसमें स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स मौजूद नहीं होंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं फूड उसकी मेन बॉडी कैविटी से एंटर हो रहा है, उसकी गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी के अंदर। ये क्या है? गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी। और उसी मेन बॉडी कैविटी से वेस्ट मटेरियल बाहर की तरफ एक्सक्रीट हो रहा है, यानी उसके माउथ से। इनटेक ऑफ फूड और एक्सक्रीशन ऑफ मटेरियल उसके माउथ से हो रहा है। यहाँ से मजीद आप देख सकते हैं ये इसके टेंटिकल्स हैं, जिन पर स्टिंगिंग सेल्स मौजूद होंगे फॉर कैप्चरिंग प्रे। और यहाँ पर क्या है? इसका माउथ। इसके बाद हम देखेंगे डिफ्यूजन के हवाले से। इन हाइड्रा वेस्ट प्रोडक्ट्स सिंपली डिफ्यूज इनटू द आइसोऑस्मोटिक सराउंडिंग, यानी कि इसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर एग्जांपल अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो जाता है आइसोऑस्मोटिक सराउंडिंग के अंदर। आइसोऑस्मोटिक सराउंडिंग का मतलब क्या होता है कि उसकी बॉडी से बाहर और उसकी बॉडी के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो क्या होता है? सेम होगा। फॉर एग्जांपल जितने सॉल्यूट्स उसकी बॉडी में, उतने ही उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। इसको भी हम एक डायग्राम से समझ लेते हैं। यहाँ से हम देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इसकी बॉडी से डिफ्यूजन के जरिए बाहर आ रही है, और इसका मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट वो भी डिफ्यूजन के जरिए इसकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगा। और इसकी बॉडी में ऑक्सीजन जो है वो भी डिफ्यूजन के जरिए एंटर हो रही है। और डिफ्यूजन क्या है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि जहाँ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे वहाँ से उनकी मूवमेंट होगी उस जगह पर जहाँ पर वो कम होंगे। इसी तरह से वेस्ट मटेरियल इसकी बॉडी के अंदर ज़्यादा है तो डिफ्यूजन के जरिए इसके आइसोऑस्मोटिक सराउंडिंग में एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। अभी हमने देखा कि हाइड्रा के पास कोई स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स मौजूद नहीं होते एक्सक्रीशन के लिए। और हमने ये भी देखा कि इसमें जो वेस्ट मटेरियल है वो सिंपली डिफ्यूज होता है इसके आइसोऑस्मोटिक सराउंडिंग में। और हाइड्रा क्या है? निडेरियन है, जिसके पास निडोसाइट्स होते हैं यानी स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने प्रे को कैप्चर करता है। और यहाँ से हम देख सकते हैं ये हाइड्रा क्या है? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, जिसमें 2 बॉडी लेयर्स हैं। वन इज एपिडर्मिस, जो ये बाहर वाली सतह पर होगी, इसकी प्रोटेक्टिव लेयर। एंड अनदर लेयर इज गैस्ट्रोडर्मिस, ये इसकी गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी है। और इस गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी को घेरे हुए ये गैस्ट्रोडर्मिस है। और गैस्ट्रोडर्मिस को हम दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं ये इसके लिए एंडोडर्मिस है। तो इसकी बॉडी की लेयर्स कितनी हैं? 2 बॉडी लेयर्स हैं, और दरमियान में इसके जेली लाइक मिजोग्लिया मौजूद है। और जिस ऑर्गेनिज्म में 2 बॉडी लेयर्स हैं वो कौन सा ऑर्गेनिज्म कहलाएगा? डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल हाइड्रा। ये आपके सामने हाइड्रा है और ये इसके टेंटिकल्स हैं जो कि मूव कर रहे हैं फॉर कैप्चरिंग प्रे। और ये क्या है? फ्रेश वाटर हाइड्रोजोआ है। जोआ का मतलब क्या होगा? एनिमल। इसके बाद हम स्टडी करेंगे एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया के हवाले से। प्लेनेरियंस हैव सिंपल ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोनेफ्रिडियम। अभी प्रोटोनेफ्रिडियम आपने समझना है, इस डेफिनेशन में ही थोड़ी बहुत वजाहत की गई है कि प्लेनेरियंस के पास क्या होता है? सादा तरीन
ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, जिस सिस्टम में क्या होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, और उस ट्यूबुलर सिस्टम को हम प्रोटोनेफ्रिडियम कहेंगे। हम इसको डायग्राम से देख लेते हैं। इस प्लेनेरियन के अंदर ये सारी ट्यूब्स हैं जो किस में इन्वॉल्व हैं, एक्सक्रीशन में, किसके, वेस्ट मटेरियल के, और इनको हम नाम देंगे प्रोटोनेफ्रिडियम। ये ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम आपके सामने है। इसकी डिटेल हम देखेंगे कि प्रोटोनेफ्रिडियम इज ए नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ट्यूब्यूल्स विदाउट इंटरनल ओपनिंग्स। कि प्रोटोनेफ्रिडियम क्या है, एक नेटवर्क है, जाल है, किसका, बंद ट्यूब्स का, जिसमें कोई इंटरनल ओपनिंग नहीं होती। अब हमने इस इंटरनल ओपनिंग को देखना है कि कैसे इसमें इंटरनल ओपनिंग नहीं है और दूसरे ऑर्गेनिजम्स कौन से ऐसे हैं जिनमें इंटरनल ओपनिंग मौजूद होती है, थ्रू कंपैरिजन। और अभी हमने डायग्राम में प्रोटोनेफ्रिडियम को देखा था, जो क्या था, नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ट्यूब्यूल्स था। ट्यूबुलर सिस्टम स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, हमने ये भी देखा था कि ट्यूबुलर सिस्टम क्या है, पूरी बॉडी में फैला हुआ है। एंड ब्रांचेस आर कैप्ड बाय सेलुलर सेटअप टर्म्ड एज फ्लेम सेल। और प्लेनेरिया में जो ये फ्लैट वर्म है, इसमें ये जो प्रोटोनेफ्रिडियम है, ये जो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स है इसके अंदर, उनमें ट्यूब्स के ऊपर किस चीज की कैप होती है, फ्लेम सेल की। यहां पर आपको इसकी ट्यूब नजर आ रही है और ये इसकी ट्यूब के क्या है, सेल है, और इन ट्यूब सेल्स के ऊपर यहां पर आपको ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये क्या है, फ्लेम सेल है। और इसमें क्या मौजूद है, अपना न्यूक्लियस भी मौजूद है, और इस जगह पर आपको सीलिया नजर आ रहे हैं। अब हम फ्लेम सेल की डिटेल को देख लेते हैं। ईच फ्लेम सेल हैज टफ्ट ऑफ सीलिया, यानी हर फ्लेम सेल के पास सीलिया का एक गुच्छा मौजूद होता है। द बीटिंग ऑफ सीलिया प्रोपेल्स इंटरस्टिशियल फ्लूइड इनटू द ट्यूबुलर सिस्टम। जब सीलिया बीट करते हैं, मूव करते हैं, तो ये धकेलते हैं, प्रोपेल मैंने क्या होगा, धकेलते हैं, किसको, इंटरस्टिशियल फ्लूइड को, किसमें, ट्यूबुलर सिस्टम में। और उस इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर क्या मौजूद होगा, वेस्ट मटेरियल भी मौजूद होगा, जो कहां पर आ रहा है, ट्यूबुलर सिस्टम में आ रहा है। यहां से हम मजीद बेहतर तरीके से देख सकते हैं कि यहां पर इसका ट्यूबुलर सिस्टम है, जिसके ऊपर कैप्स हैं, किसकी, फ्लेम सेल की। और इन फ्लेम सेल्स के अंदर अगर हम इसको डिटेल से देखें तो क्या मौजूद है, सीलिया मौजूद हैं, जिनकी बीटिंग की वजह से, जिनके मूव करने की वजह से वेस्ट मटेरियल इन फ्लेम सेल्स के अंदर एंटर हो रहा है। और जब ये वेस्ट मटेरियल एंटर होगा इन फ्लेम सेल्स के अंदर, तो ये किस में चला जाएगा, ट्यूबुलर सिस्टम में। अब यहां से हम देख सकते हैं फ्लेम सेल से कहां जा रहा है ये वेस्ट मटेरियल, ट्यूबुलर सिस्टम के अंदर। और उसके बाद एक ओपनिंग होगी, इसमें कोई इंटरनल ओपनिंग नहीं होगी, लेकिन बॉडी सरफेस के ऊपर पोर्स मौजूद होंगे। यहाँ पर ये पोर है, जिसको हमने यहाँ पर इलेबरेट करके जो है देखना है कि जो पोर्स हैं ये बॉडी सरफेस के ऊपर ओपन होंगे। और ये क्या है, ओपनिंग है इन ट्यूब्यूल्स की, जिन ट्यूब्यूल्स के साथ क्या है, फ्लेम सेल है। अब इन पोर्स के जरिए वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाएगा, जैसे कि डायग्राम आपके सामने है। आगे हम देख सकते हैं, द बीटिंग ऑफ सीलिया लुक्स लाइक फ्लिकरिंग फ्लेम। जब सीलिया बीट करते हैं तो वो नजर आते हैं किस तरह से, टिमटिमाते हुए शोले की तरह, फ्लिकरिंग फ्लेम। देयरफॉर दीज सेल्स आर टर्म्ड एज फ्लेम सेल, इसलिए हम इनको नाम देते हैं फ्लेम सेल का। उसके बाद हम स्टडी करेंगे एक्सक्रीटरी डक्ट्स और नेफ्रिडियोपोर के हवाले से। अभी हमने ट्यूबुलर सिस्टम को देखा जिसमें कोई इंटरनल ओपनिंग नहीं थी, मगर एक्सटर्नल ओपनिंग जरूर थी। बॉडी सरफेस के ऊपर वो ट्यूब्स ओपन हो रही थी, और जिस पोर के थ्रू वो ओपन हो रही थी उनको हम कहेंगे नेफ्रिडियोपोर्स। द ट्यूबुलर सिस्टम इज ड्रेन्ड इनटू एक्सक्रीटरी डक्ट्स। ट्यूब्यूल्स का जो सिस्टम होगा, जिनमें वेस्ट मटेरियल होगा, वो खाली किया जाता है, ड्रेन किया जाता है, किसमें, एक्सक्रीटरी डक्ट्स में। डक्ट्स का मतलब क्या होगा, नालियां होगा, ट्यूब्स होगा। अब यहां पर कह सकते हैं कि जो ट्यूबुलर सिस्टम है वो खाली किया जाता है, किसमें, उन नालियों के अंदर जो कहलाती हैं एक्सक्रीटरी डक्ट्स कहलाती हैं। और ये नालियां ओपन होती हैं कहां पर, एक्सटीरियर थ्रू द नेफ्रिडियोपोर। और ये नालियां ओपन होती हैं बाहर की तरफ, किसके जरिए, नेफ्रिडियोपोर्स के जरिए। यहां से हम अगेन देख सकते हैं कि ये इस जगह एलैबोरेट होकर हमें नजर आ रहा है कि ये क्या है, एक्सक्रीटरी पोर है। और यहां से इस जगह से हम इसको नाम दे रहे हैं नेफ्रिडियोपोर। और जिन ट्यूब्स के पास ये ओपनिंग, ये पोर मौजूद है, उन ट्यूब्स को हम क्या कह रहे हैं, एक्सक्रीटरी कैनाल्स या फिर
एक्सक्रीटरी डक्ट्स। इसके बाद हम देखेंगे एक्सक्रीटरी नाइट्रोजिनस वेस्ट के फ्रेश वाटर फ्लैटवर्म्स एक्सक्रीट वेरी डाइल्यूट यूरिन। जो फ्रेश वाटर फ्लैटवर्म्स होंगे, चूंकि उनके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सोल्यूट्स की मिकदार कम होगी, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट होगा, और उनके इंटरनल एनवायरनमेंट में एज कंपेयर टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सोल्यूट्स ज़्यादा होंगे, तो उनकी बॉडी के अंदर पानी एंटर होगा। तो जिस वाटर को वो रिमूव करते रहेंगे थ्रू यूरिन, यानी उनके यूरिन में, डाइल्यूट यूरिन में वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा, और इस यूरिन के थ्रू वो अपने मेटाबॉलिक वेस्ट से भी जान छुड़ाते रहेंगे। द पैरासाइटिक फ्लैटवर्म्स which are isotonic to the host environment mainly function in disposing nitrogenous waste। यानी जो पैरासाइटिक फ्लैटवर्म्स होते हैं वो होस्ट बॉडी के साथ आइसोटोनिक होते हैं, यानी जितनी होस्ट बॉडी के अंदर सोल्यूट्स उतने ही उन पैरासाइटिक फ्लैटवर्म्स की बॉडी के अंदर सोल्यूट्स मौजूद होंगे, और वो क्या करेंगे, उस होस्ट के अंदर अपने नाइट्रोजिनस वेस्ट को एक्सक्रीट करते रहेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्लेनेरिया में एक्सटर्नल बॉडी सरफेस के ऊपर क्या मौजूद होते हैं, पोर्स मौजूद होते हैं, लेकिन इसमें ट्यूब्यूल्स में इंटरनल ओपनिंग नहीं होती। और फ्लेम सेल्स के अंदर भी आप देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स एंटर होंगे किसके जरिए, गैप्स के जरिए बिटवीन द फ्लेम सेल्स एंड ट्यूब सेल्स। यानी कि फ्लेम सेल्स और ट्यूब सेल्स में क्या होंगे, गैप होंगे, जिनकी वजह से मॉलिक्यूल्स एंटर होंगे, और फिर जब इन ट्यूब्स के अंदर गैप्स के जरिए मॉलिक्यूल्स एंटर हो जाएंगे तो वो क्या करती जाएंगे, बॉडी से एक्सक्रीट। इसके बाद हम स्टडी करेंगे एक्सक्रीशन को अर्थवर्म के हवाले से। हमने प्लेनेरिया में प्रोटोनेफ्रीडियम को स्टडी किया था, और प्रोटोनेफ्रीडिया के बारे में देखा था कि प्रोमीन फर्स्ट होगा, यानी कि प्रिमिटिव टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम था जिसमें इंटरनल ओपनिंग्स मौजूद नहीं थी। और अब हम देखेंगे मेटानेफ्रीडियम के बारे में। मेटा का मतलब क्या होगा, आफ्टर, और ये क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी ग्लैंड फाउंड इन मैनी टाइप्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क्स एंड एनिलिड्स आल्सो। यानी प्रोटोनेफ्रीडियम के बाद वाला जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा उसको हम क्या कहेंगे, मेटानेफ्रीडियम। प्रोटोनेफ्रीडियम हमने देखा था नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स था, और अब मेटानेफ्रीडियम देख लेते हैं कि इसमें इंटरनल ओपनिंग्स कैसे हो सकती हैं जो कि प्रोटोनेफ्रीडियम में नहीं थी। Earthworm has more advanced tubular excretory system called metanephridium। ये हम पढ़ चुके हैं। हम यहाँ पर एक मेटानेफ्रीडियम को एनलार्ज करके देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल इस साइड से, या फिर ये वाला मेटानेफ्रीडियम, इसको हम एनलार्ज करके देख रहे हैं। और यहाँ पर ये एक मेटानेफ्रीडियम है और इस साइड पर ये दूसरा मेटानेफ्रीडियम है। इन दोनों को कोलेक्टिवली हम मेटानेफ्रीडिया कहेंगे, और हर सेगमेंट के अंदर मेटानेफ्रीडिया का एक जोड़ा मौजूद होता है, यानी एक जोड़े के अंदर दो मेटानेफ्रीडियम मौजूद हैं। ए पेयर मीन्स टू। और ये जो लफ्ज़ मेटानेफ्रीडिया है ये क्या है, ग्रीक वर्ड है, और इसमें नेफ्रोस का मतलब होगा किडनी, यानी कि ये स्ट्रक्चर्स फंक्शन करते हैं किडनी की तरह, और इसके अंदर सीलोमिक फ्लूइड में से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं। जैसे ह्यूमंस के अंदर किडनीज ब्लड में से मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करती है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम कॉल्ड मेटानेफ्रीडियम। ये हम पढ़ चुके हैं कि ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम है अर्थवर्म में, जिसको हम क्या कह रहे हैं, मेटानेफ्रीडियम। ईच सेगमेंट ऑफ अर्थवर्म हैज ए पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडिया। अब आपने यहाँ से समझना है बात को कि हर सेगमेंट के पास, ईच सेगमेंट का मतलब क्या है, हर सेगमेंट किसका, अर्थवर्म का अपने पास रखता है पेयर, एक जोड़ा किसका, मेटानेफ्रीडियम का, सस्पेंडेड इन ए फ्लूइड कॉल्ड सीलोम। इन सब बातों को हम एक डायग्राम से समझ लेते हैं कि हर सेगमेंट के पास, क्योंकि हम देख सकते हैं कि अर्थवर्म की बॉडी के क्या है, सेगमेंट्स बने हुए हैं, हिस्से बने हुए हैं, 1 2 3 एंड मोर। तो ये जो हर सेगमेंट है उसके पास पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडिया होगा। ईच सेगमेंट हैज द पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडिया। यहाँ पर आपके सामने ये एक मेटानेफ्रीडियम है और यहाँ पर ये दूसरा मेटानेफ्रीडियम है, तो हर हिस्से के पास एक जोड़ा होगा मेटानेफ्रीडिया का ऑन ईच साइड्स, हर साइड पर। एक इस साइड पर आपको नजर आ रहा है और दूसरी साइड पर यहाँ पर दूसरा मेटानेफ्रीडियम आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर ऊपर से अगर हम देखें तो दरमियान में ये गट मौजूद है,
यानी अर्थवर्म की बॉडी की इलोंगेटेड ट्यूब मौजूद है और उसके साथ ये एक मेटानेफ्रीडियम, यहाँ पर दूसरा मेटानेफ्रीडियम, और ये पूरा का पूरा क्या है, एक सेगमेंट है। और इस साइड पर ये जो एक सेगमेंट है इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडिया, मेटानेफ्रीडिया का जोड़ा। पेयर का मतलब क्या होगा, दो मेटानेफ्रीडियम मौजूद हैं, एक इस साइड पर एक इस साइड पर, और दोनों एक ही सेगमेंट में मौजूद हैं। और यहाँ से ये दूसरा सेगमेंट और फिर तीसरा, चौथा एंड सो ऑन। यहाँ से भी आप देख सकते हैं ये इसका ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी गट है किसका, अर्थवर्म का। और ये इसके सेगमेंट्स हैं 1 2 3 एंड मोर। और इन सेगमेंट्स में इस डाइजेस्टिव ट्यूब, इस गट के ईच साइड पर, दोनों साइडों पर क्या मौजूद हैं, मेटानेफ्रीडियम मौजूद हैं, यानी कि एक पेयर मौजूद है किसका, मेटानेफ्रीडिया का। और ये कहाँ पर मौजूद है, फ्लूइड फिल्ड सीलोम के अंदर। सीलोम क्या है, उसकी बॉडी कैविटी है। इस जगह पर आप क्या देख सकते हैं, सीलोम को, बॉडी कैविटी को, जिसमें ये मेटानेफ्रीडियम मौजूद हैं। उसके बाद हम मेटानेफ्रीडियम को डिटेल से देखेंगे कि उसमें कौन कौन से हिस्से मौजूद हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नेफ्रोस्टोम को। द मेटानेफ्रीडियम हैज़ इंटरनल सीलिएटेड ओपनिंग, द नेफ्रोस्टोम इमर्ज्ड इन सीलोमिक फ्लूइड। मेटानेफ्रीडियम के पास अंदर वाली साइड पर सीलिएटेड ओपनिंग होती है, जिसको हम क्या कहेंगे, नेफ्रोस्टोम कहेंगे, और ये डूबी हुई होती है किसमें, सीलोमिक फ्लूइड में। यहाँ से आप अगेन देख सकते हैं नेफ्रोस्टोम को, जो क्या है, सीलिएटेड फनल ओपनिंग, यानी कि सीलिया से, यानी छोटी छोटी हेयर लाइक प्रोसेसेस जो हैं उनसे घिरा हुआ है, सीलिया से घिरा हुआ है, और ये किस तरह का है, फनल लाइक है, कैफ की तरह का। और इस हिस्से को हम क्या कहते हैं, नेफ्रोस्टोम। और इसके इर्द गिर्द क्या मौजूद है, सीलोमिक फ्लूइड। हमने क्या पढ़ा था, इट इज इमर्ज्ड इन सीलोमिक फ्लूइड। हमने नेफ्रोस्टोम को देख लिया कि मेटानेफ्रीडियम में सबसे पहले जो हिस्सा हमने पढ़ा वो सीलोमिक फ्लूइड के अंदर मौजूद था, और उसके अंदर क्या थी, सीलिएटेड ओपनिंग। उसके बाद हम देखेंगे कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स के हवाले से। द नेफ्रोस्टोम जो हमने देखा था अभी, सीलिएटेड ओपनिंग थी, ओपन्स इनटू ए कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स। अब ये आगे की तरफ ओपन होता है कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स के अंदर, और उन ट्यूब्यूल्स को सराउंड किया हुआ होता है ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। कैपिलरीज के एक जाल ने उनको सराउंड किया हुआ होता है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि नेफ्रोस्टोम है। अब ये जहाँ पर ओपन होगा उस जगह पर क्या मौजूद होंगी, ये कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स। ये सारे इसमें क्या मौजूद हैं, कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स मौजूद हैं। और इन कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स को घेरा हुआ है किसने, कैपिलरी नेटवर्क ने। उसके बाद हम देख सकते हैं ब्लैडर और नेफ्रीडियोपोर के हवाले से कि लास्ट में मेटानेफ्रीडियम के क्या मौजूद होगा, ब्लैडर होगा, जो कि बाहर की तरफ खुलेगा, ओपन्स टू द एक्सटीरियर थ्रू नेफ्रीडियोपोर, नेफ्रीडियोपोर से। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, ब्लैडर है जो कि बाहर की तरफ ओपन हो रहा है, ये जगह क्या है, नेफ्रीडियोपोर। अब यहाँ पर हमने देखा कि नेफ्रोस्टोम जो है वो इस ऑर्गेनिज्म में इंटरनल ओपनिंग है, जो कि प्लेन एरिया के अंदर इंटरनल ओपनिंग्स मौजूद नहीं थी। उसमें सिर्फ एक्सटर्नल साइड पर जो पोर था उसके जरिए वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट किया जाता था, लेकिन यहाँ पर इंटरनल ओपनिंग मौजूद है, और यहाँ पर क्या है, एक्सटर्नल साइड पर वेस्ट मटेरियल के एक्सक्रीशन के लिए नेफ्रीडियोपोर। अभी हमने ब्लैडर को देखा और नेफ्रीडियोपोर को देखा। अब हम देख लेते हैं सेगमेंट्स के हवाले से। 2 सेगमेंट्स में हम बात करेंगे। ईच नेफ्रीडियम occupies low segments because the nephrostome drains the segment। ड्रेन्स का मतलब क्या होगा, खाली करेगा उस खाने को, उस सेगमेंट को, anterior to the segment containing the rest of nephridium। इस बात को समझने के लिए हम अगेन डायग्राम देखते हैं। हम देख लेते हैं कि ईच नेफ्रीडियम occupies low segment, यानी कि हर नेफ्रीडियम लो सेगमेंट को कैसे ऑक्युपाई कर रहा है, क्योंकि अगर हम इस सेगमेंट की बात करें तो उस हवाले से ये जो नेफ्रीडियम है यहाँ पर, यहाँ जो आपको नजर आ रहा है, इस नेफ्रीडियम ने इस आगे वाले सेगमेंट के सबसे एंड वाले हिस्से को ऑक्युपाई किया हुआ है, और बाकी रेस्ट ऑफ द नेफ्रीडियम जो है वो क्या है, इस सेगमेंट से पीछे वाले हिस्से में है। और ये जो नेफ्रोस्टोम है ये इस हिस्से को ड्रेन कर रहा है, इस हिस्से में मौजूद वेस्ट मटेरियल को अपने अंदर लेकर जा रहा है, यानी कि इस हिस्से को खाली कर रहा है वेस्ट मटेरियल से,
और वो वेस्ट मटेरियल जो इस हिस्से में सीलोमिक फ्लूइड के अंदर मौजूद है, और वो वेस्ट मटेरियल कहाँ पर जाएगा? अगले सेगमेंट के अंदर मौजूद इस नेफ्रीडियम के बाकी हिस्से में। और जब ये वेस्ट मटेरियल इस हिस्से के अंदर मूव करेगा, इन ट्यूब्यूल्स के अंदर मूव करेगा, तो इस नेफ्रीडियम के अंदर जो एपिथेलियम है वहां से नेसेसरी जो मटेरियल होगा वो वापस ब्लड वेसल्स के अंदर खींच लिया जाएगा, यानी उसको बॉडी से खारिज होने नहीं दिया जाएगा, और बाकी वेस्ट मटेरियल को नेफ्रीडियोपोर के जरिए एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा। तो जैसा कि हमने देखा, नेफ्रोस्टोम ड्रेन्स द सेगमेंट, खाली करता है उस हिस्से को एंटीरियर टू द सेगमेंट कंटेनिंग रेस्ट ऑफ द नेफ्रीडियम। तो यहां से हमने देखा नेफ्रोस्टोम ड्रेन्स द सेगमेंट। नेफ्रोस्टोम क्या कर रहा है? इस सेगमेंट से वेस्ट मटेरियल को रिमूव कर रहा है, ड्रेन कर रहा है इस सेगमेंट को, और जिस सेगमेंट को ड्रेन कर रहा है वो क्या है? एंटीरियर है, सामने है उस सेगमेंट के जिस सेगमेंट के अंदर बाकी का नेफ्रीडियम मौजूद है, यानी कि इस सेगमेंट के अंदर बाकी का नेफ्रीडियम मौजूद है, और नेफ्रोस्टोम इस सेगमेंट से आगे वाले सेगमेंट को क्या कर रहा है? ड्रेन कर रहा है। जैसे हमने स्टडी किया, मैकेनिज्म को यहां से भी रीड कर लेते हैं। द नेफ्रोस्टोम कोलेक्ट, नेफ्रोस्टोम इकट्ठा करता है किसको? सीलोमिक फ्लूइड को। एज फ्लूइड मूव्स अलोंग द ट्यूब्यूल्स, एपिथेलियम रीअब्सॉर्ब्स द साल्ट्स फ्रॉम द ल्यूमन एंड सेंड इट टू द ब्लड। जैसे हम देख सकते हैं यहां से सीलोमिक फ्लूइड को कोलेक्ट किया गया है, और जैसे जैसे ये सीलोमिक फ्लूइड इन ट्यूब्स के अंदर मूव करेगा, उसमें से जो जरूरी मटेरियल होगा बॉडी के लिए, उनको वापस कहाँ खींच लिया जाएगा? ब्लड वेसल्स के अंदर। कहाँ से? ल्यूमन से। ल्यूमन किसे कहते हैं? हॉलो इलोंगेटेड कैविटी। और बाकी जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको नेफ्रीडियोपोर के जरिए एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा। और ज्यादातर रीअब्सॉर्ब्ड मटेरियल में हमने देखा क्या होगा? साल्ट्स हॉलो इलोंगेटेड कैविटी से ब्लड में वापस खींच लिए जाएंगे। यहां से हम देख सकते हैं वेसल्स सराउंडिंग द मेटानेफ्रीडियम, वो वेसल्स, वो नालियां जिन्होंने मेटानेफ्रीडियम को घेरा हुआ होगा, उनके अंदर साल्ट्स रीअब्सॉर्ब होंगे। द लेफ्ट ओवर अपीयर एज यूरिन, जो बाकी बचेगा वो क्या होगा? यूरिन कंटेनिंग नाइट्रोजिनस वेस्ट होगा। और ये क्या होगा? दीज कैन बी स्टोर्ड इन ब्लैडर, या तो ये ब्लैडर में स्टोर हो सकते हैं, या फिर ये क्या हो सकते हैं? एक्सपेल्ड आउट हो सकते हैं थ्रू नेफ्रीडियोपोर, नेफ्रीडियोपोर के जरिए बाहर खारिज हो सकते हैं। यहां से हम देख सकते हैं कि साल्ट्स जो हैं वो क्या होंगे? इन ट्यूब्स से बॉडी के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे। इसके बाद हम स्टडी करेंगे एक्सक्रीशन इन कॉकरोच को। इन टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स, जमीन पर रहने वाले जो आर्थ्रोपोड्स होंगे, हशरात वगैरह, कीड़े मकोड़े, पर्टिकुलरली इंसेक्ट्स, खास तौर पे इंसेक्ट्स, द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स आर एडेप्टेड टू कोलेक्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम हीमोलिम्फ। इनमें जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बनेंगे, फॉर एग्जांपल यूरिक एसिड, वो कहाँ से कोलेक्ट किए जाएंगे? उनके हीमोलिम्फ से, यानी उनमें ब्लड की जगह क्या होगा? हीमोलिम्फ। फॉर एग्जांपल इन कॉकरोच थ्रू सस्पेंडेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स। अब ये सस्पेंडेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स को हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपके सामने क्या है? मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स मौजूद हैं, और यहाँ पर क्या है? ट्यूबुलर डाइजेस्टिव प्लस एक्सक्रीटरी सिस्टम है किसका? कॉकरोच का। और इसमें इस साइड पर ये ट्यूब्यूल्स मौजूद हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स हैं, और ये मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स कहाँ पर मौजूद हैं? यानी इसी बॉडी के अंदर जो हीमोलिम्फ भरा हुआ है, जिस कैविटी के अंदर जहाँ पर वेस्ट मटेरियल होगा, उस जगह क्या है? मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स हैं। और इन मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स का काम क्या होगा? दीज रिमूव्स नाइट्रोजनस वेस्ट्स फ्रॉम हीमोलिम्फ, और ये नाइट्रोजनस वेस्ट्स को हीमोलिम्फ से रिमूव करेंगी और अपने अंदर लेकर आएंगी। और मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स कहाँ पर होंगी? लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट। ये मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स जहाँ पर हैं, उसमें इसको हम कह सकते हैं ये सामने वाला फोर गट है, और उससे आगे वाला मिड गट, और सबसे एंड वाला हाइंड गट है। तो मिड गट और हाइंड गट जहां पर मिलते होंगे, उनके जंक्शन पर क्या मौजूद है? मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स। उसके बाद क्या है? द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द ट्यूब्यूल्स ट्रांसपोर्ट द सॉल्यूट्स इंक्लूडिंग साल्ट्स, नाइट्रोजनस वेस्ट्स फ्रॉम द हीमोलिम्फ इनटू द ट्यूब्यूल्स। अब जो भी इसके हीमोलिम्फ के अंदर, इसकी बॉडी कैविटी में जो हीमोलिम्फ है, जो फ्लूइड मौजूद है, उसमें से साल्ट्स और नाइट्रोजनस वेस्ट किस में आ जाएंगे? इन मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स के अंदर। यहां से आप देख सकते हैं ये क्या है? प्री यूरिन है, जिसमें क्या क्या मौजूद है? वाटर, इलेक्ट्रोलाइट और नाइट्रोजनस वेस्ट मौजूद है। इसको नाम क्या दिया जा रहा है? प्री यूरिन। और ये एंटर होंगे
इन मेलपिजियन ट्यूब्यूल से किसके अंदर, इस मेन ट्यूब के अंदर, और ये एक्सक्रीट कर दिए जाएंगे किस सूरत में, यूरिन एंड फीसिस की सूरत में। और इसमें मोस्टली हम कहेंगे कि यूरिन जो है उसमें क्या होगा, यूरिक एसिड। हमने देखा कि एपिथेलियल लाइनिंग से किनकी, मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स की ट्रांसपोर्ट किया गया सोलूट्स को, जिसमें क्या थे, साल्ट्स थे और नाइट्रोजनस वेस्ट था। कहाँ से, हीमोलिम्फ से, किसमें, ट्यूब्यूल के ल्यूमन में। मैंने आपको बताया था ल्यूमन क्या है, हॉलो एलोंगेटेड कैविटी को हम ल्यूमन कहेंगे, जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल आएगा हीमोलिम्फ से। और उसके बाद फ्लूइड कहाँ जाएगा, टू हाइंड गट और फिर इनटू द रेक्टम। और रेक्टम में क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगी ज़्यादातर साल्ट्स की और वाटर की। ये आपके सामने मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स हैं, ये कॉकरोच का स्टोमिक है और ये इंटेस्टाइन है। ये मेलपिजियन ट्यूब्यूल से एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल किसकी तरफ आया है, रेक्टम की तरफ, और रेक्टम से साल्ट्स और वाटर को बॉडी के अंदर रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और वेस्ट और फीसिस को एनस से एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। यहां पर भी आप रेक्टम देख सकते हैं। चूंकि ज्यादातर वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाएगा तो नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट किया जाएगा एज ए सॉलिड एक्सक्रीटा इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। याद रखना है आपने कि कॉकरोच में यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जो हैं वो एक्सक्रीट किए जा रहे हैं अलोंग द फीसिस। इंसेक्ट्स आर ओनली ग्रुप ऑफ एनिमल्स हु इलिमिनेट एक्सक्रीटरी वेस्ट विद फीसिस। इंसेक्ट्स ही सिर्फ ऐसा ग्रुप है जानवरों का जो खारिज करते हैं एक्सक्रीटरी वेस्ट को किसके साथ, फीसिस के साथ। और यहां पर हम समझेंगे कि अदरवाइज इन ऑल अदर एनिमल्स देयर इज नो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन न्यूट्रिटिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। जैसा कि हमने देखा था अर्थवर्म के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो अलहदा है, यानी उसका काम क्या है, सिर्फ बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट को एक्सक्रीट करना। लेकिन कॉकरोच में हम देख रहे हैं कि मेटाबॉलिक वेस्ट को एक्सक्रीट भी किया जा रहा है उस ट्यूब से, लेकिन साथ ही साथ उस ट्यूब के अंदर फूड को भी डाइजेस्ट किया जा रहा है। तो न्यूट्रिटिव सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ मिला हुआ है। और क्या है, दिस काइंड ऑफ एडेप्टेशन इन एक्सक्रीशन इज द सक्सेस ऑफ दीज एनिमल्स ऑन लैंड विद एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। और इस तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होगा कि इनको सर्वाइव करने में मदद करेगा उस जगह पर जहां पर पानी की कमी होगी, क्योंकि ये बॉडी के अंदर पानी को रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं तो अपनी बॉडी से पानी को ज़ाया नहीं होने देते। आई होप यहाँ पर आपको कुछ बातें समझ आई होंगी। तो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट के लिए आपने बताना है व्हाट इज नेफ्रोस्टोम, और एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म में आपने बताना है व्हाट डू यू नो अबाउट मेटानेफ्रीडियम, व्हाट आर फ्लेम सेल्स एंड व्हाट इज प्रोटोनेफ्रीडियम। और उसके बाद आपने बताना है हाउ डज एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस इन कॉकरोच। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।